हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। राज दिस साइड एंड वीर इज़ माय सरनेम, जो मैं वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले ही आप सब लोगों को। सो आज हम बात करने वाले हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, जो कि कुछ लोगों के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है। क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं हार्मोन ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाने से या सर्जरी करवाने से, या उनके पेरेंट्स डरते हैं, या कि सर हमें प्लीज़ बताएं इसके कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह क्या हैं, और कैसे डॉक्टर के मतलब जो सर्जरी वगैरह कराते हैं उसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं, या सक्सेसफुल है या नहीं है, ये सब चीज़ें। तो आज हम टॉपिक पे बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। ओके, सबसे पहले आते हैं हम हार्मोन ट्रीटमेंट पे। हार्मोन ट्रीटमेंट क्या है? देखो, हार्मोन ट्रीटमेंट, हम टेस्टोस्टेरोन है जो हम अपनी बॉडी में लेते हैं, ओके, मेल। तो उसका क्या होता है कि रीज़न, सबसे पहले साइड इफ़ेक्ट में बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, डॉक्टर से मतलब कंफर्म करके ही मैंने सारी चीज़ें ये बताई हैं। उसमें बहुत ज़्यादा कैसे ऐसा कुछ नहीं होता, 1 से 2% चांस होते हैं हार्मोन ट्रीटमेंट लेने में। देखो, 1 से 2% तो नॉर्मली किसी भी केस में होता है। जैसे कि आप नॉर्मली किसी भी केस में, या किसी को कोई कैंसर होता है, या कोई अपनी हार्ट ट्रांसप्लांट वाली सर्जरी करवाता है, या नॉर्मल कोई भी सर्जरी करवाता है, तो कोई भी ट्रीटमेंट लेता है, दवाइयाँ लेता है, तो उसमें भी तो 1 से 2% चांस होते हैं। क्योंकि कई बार किसी को एंटीबायोटिक सूट नहीं करती है, ठीक है, तो वो सब साइड इफ़ेक्ट उसका होता है। तो 1 से 2% चांसों में दोस्तों कुछ भी नहीं होता है। नॉर्मली आप फियर बिल्कुल लेस होके आप अपना हार्मोन ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते हैं, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और हाँ, अगर किसी को लगता है थोड़ा बहुत भी, एक तो किसी किसी के हार्मोन ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है तो अपने आप ही एक फितूर दिमाग में ये चीज़ हो जाती है कि यार मुझे ऐसे बैक पेन हो रहा है, या मुझे स्टमक में पेन हो रहा है, या मुझे सर में दर्द हो रहा है, या ज़्यादा नींद आ रही है, या ज़्यादा कुछ ऐसा हो रहा है, तो किसी ना किसी को ऐसे सिम्टम्स ऐसे लगते हैं। तो ऑटोमेटिकली एक डर होता है माइंड में कि ये मुझे ऐसा, कहीं ऐसा तो नहीं है हार्मोन ट्रीटमेंट की वजह से हो रहा हो दोस्तों। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हार्मोन ट्रीटमेंट बिल्कुल आप ले सकते हैं नॉर्मली। ये इफ़ेक्ट करेगा भी तो आपके लीवर पे आपके ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और जैसे जैसे आप लेते हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि सबसे पहले तो आप, मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, जैसे कि आप एंड्रोक्रोलॉजिस्ट के पास जाते हो हार्मोन ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाने के लिए, तो सबसे पहले आपकी पूरी बॉडी के टेस्ट लिखते हैं, चेक करते हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे लाइक थायराइड, शुगर, कैंसर, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स या सिम्टम्स, वो आपसे पूछते ही हैं कि कहीं ऐसा ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि फैमिली बैकग्राउंड के थ्रू वो आप भी, आपके भी ब्लड में वो चीज़ हो सकती है, या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसलिए डॉक्टर एक बार टेस्ट वगैरह ज़रूर लिखता है ये सब चीज़ों के। तो वो पूरी बॉडी के टेस्ट लिखेंगे, जब आपकी बॉडी नॉर्मल है, ओके है हार्मोन ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए, तभी आपकी हार्मोन ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के लिए मीन्स आप रेडी रहोगे। तो ये तो हो गया आपके हार्मोन ट्रीटमेंट स्टार्ट करने का फर्स्ट स्टेप, और इसमें कोई रिस्क नहीं है। हाँ, अगर हार्मोन ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले 2 से 3 महीने में पीरियड प्रॉब्लम स्टॉप हो जाती है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रांसमेन के लिए, कि ये सबसे गंदा लगता है। ये सब जब अपने ऊपर फील होता है तो ये सबसे गंदा लगता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई आप लोगों के लिए, मेरे लिए तो हो ही चुकी है, आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और फिर आगे का, जैसे कि हार्मोन ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद क्या होता है कि कईयों को पिंपल्स निकलते हैं, दाने बहुत ज़्यादा फेस पे, किसी को बैक पे बहुत ज़्यादा निकलते हैं, आर्म्स पे निकलते हैं, चेस्ट पे आते हैं, ठीक है। मेन सबसे ज़्यादा जो चेस्ट है, बैक पे बहुत ज़्यादा आते हैं, फेस पे आते हैं ओवरऑल। और बाल्डनेस होता है। जैसे बाल्डनेस मैं बता देता हूँ क्या होता है, कि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है बाल्डनेस से बाल झड़ जाएंगे और ये सब चीज़ होगा। ऐसा देखो, वो बहुत कम लोगों के साथ केसेस होता है, पर मैं आपको ये सब चीज़ बता दूँ कि बाल्डनेस कभी ये होता है कि जब आपका फीमेल के अकॉर्डिंग जो आपका फेस कट बना हुआ होता है, तो उसके बाद जब आप देखोगे कि ऐसे एक शेप बन जाती है फेस पे आपके,
बॉय के अकॉर्डिंग, मेल के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली जब आपके फिजिकली जो चेंजेस आते हैं हॉर्मोन्स के थ्रू, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी आईब्रो, मस्टैच ब्रेड और ये सब स्पेस ले लेते हैं। फेस के अकॉर्डिंग आपके कट बन जाता है हेयर स्टाइल का, और कईयों को तो नेचुरली होता है बाय। वैसे ही मैं कुछ लोगों को देखता हूँ तो ट्रीटमेंट से पहले ही कुछ लोग इतने स्मार्ट है, तो हार्मोन ट्रीटमेंट लेने के बाद भाई साहब कहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हार्मोन ट्रीटमेंट। जैसे पिंपल निकलते हैं, तो पिंपल्स का क्या सॉल्यूशन है। पहले बात तो जब आप भी हार्मोन ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो तो आप डॉक्टर की गाइडेंस में चलो। हर 3 से 4 महीने में जब आपने हार्मोन ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तब तो आपका पूरी बॉडी का टेस्ट होता है एक बार, 2,500 से 3,000 रुपये खर्च आता है, नॉर्मली बताता हूँ। उसके बाद आप जाते हो हार्मोन ट्रीटमेंट, जब आपका स्टार्ट हो जाता है तो डॉक्टर का फॉलो अप ज़रूर लेते रहो प्लीज़, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग आप कभी इंजेक्शन स्टार्ट मत करना, और फॉलो अप ज़रूर लेते रहो। 3 से 4 महीने बाद डॉक्टर टेस्ट लिखते हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना है, और आपकी लीवर पे इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है, या आपके अगर किसी को थायराइड प्रॉब्लम है तो वो थायराइड को तो नहीं बढ़ा रहा है, या बहुत सारे इशू होते हैं जो वो डॉक्टर टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे कि आपकी बॉडी पे कुछ इम्पैक्ट तो नहीं कर रही हैं चीज़ें। और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर इम्पैक्ट करता भी है तो वो बहुत कम, नॉर्मल 1 से 2% के करीब होता है। तो डॉक्टर मेडिसिन्स देकर आपके वो उसको रिकवर करा देते हैं, और हार्मोन ट्रीटमेंट आपका नॉर्मल लेवल में चलता रहा है। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हैं कि सर ये क्या अप टू लाइफ या कब तक लेना पड़ेगा या कैसे है। तो दोस्तों ये पूरी लाइफ आपको लेना पड़ता है हार्मोन ट्रीटमेंट। हाँ, ये होता है कि एज के अकॉर्डिंग आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता जाता है, यानी कि डोजेज़ आपकी कम होती जाती है। जैसे-जैसे आपकी एज कम होती है, तो आपको कम टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो धीरे-धीरे आपका बहुत डाउन होता चला जाएगा। ओके, तो ये हार्मोन ट्रीटमेंट का हो गया आपका। दाने, जैसे दाने निकलते हैं, पिंपल निकलते हैं, तो पिंपल में क्या करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा किसी को ऐसा लगता है कि इचिंग स्टार्ट होती है, वो क्यों होती है मैं आपको बताता हूँ। इचिंग स्टार्ट इसलिए होती है कि जब आप सनलाइट में जाते हैं, बाहर जाते हैं, गर्मी में जाते हैं, तो आपको इचिंग स्टार्ट होती है स्वेटिंग की वजह से, पसीने की वजह से, तो आपको इचिंग स्टार्ट होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी में जाने से बचें, पाउडर यूज़ करें जो आप कूल, मतलब जो भी है ठंडा कोई पाउडर हो वो पाउडर यूज़ करें। और इसमें कोई दवाई वगैरह कुछ ऐसी नहीं होगी। हाँ, डॉक्टर कुछ 1-2 मेडिसिन लिख देंगे, बट उसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। आप चाहो तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो आपके पिंपल्स हैं, पिंपल्स को मतलब दाने जिनके भी निकलते हैं, पीठ पर सबसे ज़्यादा चुभन होती है, मेरे भी हुई थी। मुझे भी एलर्जी टाइप की हुआ था, ईचिंग मुझे सनलाइट में जाते ही बहुत ज़ोर से, कभी-कभी तो ऐसा वो पड़ता था कि बस भाग जाऊँ, किसी ठंडे पानी में छलांग लगा लूँ एकदम से, ऐसे होता था मेरे साथ। तो बहुत कंट्रोल करना पड़ता था, जाके छाया में खड़ा होता था, और मतलब फिर वहाँ जाके थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता था अपने आप को, और फिर वो धीरे धीरे शांत होता था। तो सनलाइट में जाने से ज़्यादा बचें, मतलब कि गर्मी में, धूप में, तेज़ जो चुभन वाली गर्मी होती है, धूप होती है तेज़ चुभन वाली, उस धूप में जाने से बचो। तो उससे क्या होता है कि वो हीट करता है आपकी बॉडी को, और सीधा चुभन होती है। तो पाउडर वगैरह का यूज़ करें, और जो दाने वगैरह रिमूव कर दें। तो ये एक टाइम के लिए होते हैं, ये जब आप फीमेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, मेल टेस्टोस्टेरोन, तो वो क्लैश होता है, तो वो जब हार्मोन चेंजेस होते हैं, डिसबैलेंस होते हैं, तो वो किसी के भी होते हैं दोस्तों, वो उसमें घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। वो नॉर्मली केस है कि आपको चेंजेस जब होंगे तो आपकी बॉडी तो थोड़ा बहुत तो रिएक्ट करेगी ना, तो वो ये समझ लो कि वो जब पिंपल्स जो आते हैं तो वो थोड़ा बहुत रिएक्ट करती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और जैसे कई बार क्या होता है कि किसी को फीवर हो जाता है, या किसी को कोल्ड हो जाता है, या किसी को चोट लग जाती है, इन केस कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है हार्मोन ट्रीटमेंट के साथ साथ लेते हुए ट्रांसमेन को, तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, जिस डॉक्टर से आप हार्मोन ट्रीटमेंट ले रहे हो, क्योंकि इसमें कई ऐसी एंटीबायोटिक मेडिसिन्स होती हैं जो आपको सूट नहीं करती हैं। तो या तो जब आप किसी का मतलब जैसे इन केस सडनली कभी ऐसा होता है कि किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया, किसी को चोट लग गई, आप
जल्दबाजी में किसी और डॉक्टर के पास चले गए, आप उस सिटी में नहीं हो या आप उस एरिया में नहीं हो, आप किसी और डॉक्टर के पास चले गए, तो उनको ऐसे ऐसे बता दो कि मेरा ऐसे ऐसे मैं टी शॉट्स ले रहा हूँ, ये सिस्टेरॉन ये टेस्टोस्टेरोन मैं ले रहा हूँ, और कुछ ऐसी मेडिसिन मुझे ना दे जिसके साइड इफ़ेक्ट मेरी बॉडी पे पड़े। जैसे कि मैं सारी मेडिसिनों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ओनली 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 फॉर एंटीबायोटिक मेडिसिन्स। उस पे लिखा भी होगा किसी भी मेडिसिन पे, अगर वो एंटीबायोटिक है तो वो एंटीबायोटिक ले सकते हो, लेकिन विदाउट अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए हुए वो मेडिसिन आप मत लेना, क्योंकि कौन सी मेडिसिन आपको रिएक्ट करेगी वो नहीं पता। एक बार ऐसे ही मेरी सेकंड सर्जरी हुई थी, तो मैंने कुछ मेडिसिन ली थी, वो एंटीबायोटिक में बहुत ज़्यादा हाई डोज थी। मैंने एक दिन ली और मेरी हालत बहुत बुरी हुई, मतलब चक्कर वॉमिट जैसा मन हो रहा था, जी घबरा रहा था बहुत। मुझसे टॉलरेट नहीं हुआ। दूसरे दिन ही मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि प्लीज़ मुझे, जबकि उनको मैंने अपना केस बताया था, उन्होंने ही सर्जरी करी थी मेरी, उनको पता है मैं टी शर्ट ले रहा हूँ। उसके बाद कई बार हो जाता है डॉक्टर को भी नहीं पता होता है, फिर उन्होंने मेडिसिन चेंज करी, फिर उससे मुझे रिलीफ मिला, क्योंकि रिकवरी के लिए उन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी। तो ठीक है, फिर इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। फिर मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी फ़ीवर वगैरह होता है तो आप नॉर्मली मैसेज कर दोगे, टेक्स्ट मैसेज। तो अगर उन्होंने फ़ीवर और कोल्ड के लिए आपको बता दिया मेडिसिन का नाम, तो वही आप रिपीट करते रहना कभी भी आपको लगता है। और हाँ, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम लगती है, एलर्जेटिक कुछ ऐसा होता है, तो मैसेज के थ्रू भी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको अपॉइंटमेंट लेके ही जाना पड़े डॉक्टर के पास। ओके। तो हार्मोन ट्रीटमेंट में ये तो हमारे हो गए हार्मोन ट्रीटमेंट का, और दूसरा होता है हमारी सर्जरी का। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि सर सर्जरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो सर्जरी में भी कोई ऐसा इशू नहीं है कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है। देखो सर्जरी नॉर्मल होती क्या है, अगर कहीं से आपको चोट लग गई, आपने टाँके लगवाए, किसी के 2 टाँके आए, किसी के 3 टाँके आए, किसी के 10 टाँके आए, वो चोट लगी, उसके बाद टाँके लग गए। खुद इस चीज़ का लॉजिक लगाओ कि जो टाँके हो गए हैं, जो चोट लग चुकी है, जो निशान लग गया, तो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है? क्या होगा? कुछ भी नहीं। वो जो चोट लगनी थी वो तो लग गई, जो सर्जरी होनी थी वो हो गई, तो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे? मुझे तो नहीं लगता इसके कोई साइड इफ़ेक्ट है। तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, और इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। साइड इफ़ेक्ट उसके होते हैं जब आप कुछ चीज़ें ज़्यादा रिस्की कर रहे हो। जैसे कुछ लोग क्या होता है, हार्मोन ट्रीटमेंट लेते हुए भी बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, तो उनके लिए साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। ओके। तो जो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो चेन स्मोकर होते हैं, जो लगातार डेली ड्रिंक करते हैं, जो लगातार दिन में 8 से 10 सिगरेट फूक देते हैं, पूरी वेस्ट मतलब सॉरी पूरा डब्बा ख़त्म कर देते हैं, उनके लिए है। उनको मतलब रिएक्ट कर सकती है उनकी बॉडी। जो अच्छा है, जो नहीं कर रहे हैं वो ना भी करें तो भी अच्छा है। जो करते हैं मैं उनको लिए भी मना नहीं कर रहा हूँ, वो भी करें, बट एक लिमिट में हर चीज़ हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं होते हैं। उसका ये होता है कि आप रिज़ल्ट्स अगर बेस्ट दे तो वो बेस्ट रिज़ल्ट ही रहेगा। मीन्स कहने का मेरा ये मतलब है कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हो, कंसल्ट कर रहे हो, तो उनसे एक बार उनके रिज़ल्ट ज़रूर देख लें कि उन्होंने आगे भी किसी ट्रांसप्लांट की सर्जरी करी है या नहीं करी है, या अगर करी भी है तो उसकी फ़ोटोज़ आप देख लें। पहले फ़ोटोज़ में सेटिस्फाई हो जाएँ, कि मैंने कईयों के केस देखे हैं, कईयों के केस बिगड़ भी गए हैं तो भी वो सेटिस्फाई हैं। आई डोंट नो वो कैसे सेटिस्फाई हैं। कईयों के बिना हार्मोन ट्रीटमेंट डॉक्टरों ने स्टार्ट मतलब सर्जरी कर दी है दो सारी। कईयों के चीफ मतलब पूरे ब्रेस्ट पे 2 से 3 स्कार हैं लंबे लंबे, इधर भी उधर भी उधर भी, तो भी सेटिस्फाई हैं। बट मुझे नहीं लगता। देखो, एक होता है नॉर्मल डबल इंसेशन सर्जरी। डबल इंसेशन के बारे में भी मैंने बताया हुआ है, मेरी
लास्ट टू लास्ट वीडियो देखेंगे किसी में भी, तो चेस्ट सर्जरी के बारे में मैंने बताया हुआ है। आपके ब्रेस्ट के जस्ट नीचे, अंडर आर्म्स, अंडर ब्रेस्ट के जस्ट अंडर आपके 2 लाइन्स आते हैं लंबे लंबे स्कार, वो डबल इंसिशन सर्जरी होती है और की होल होती है कि वो निप्पल के थ्रू फैट निकाला जाता है और बिल्कुल फ्लैट हो जाता है चेस्ट, और निप्पल उसी सिचुएशन में रहते हैं, ठीक रहते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है आप बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो हार्मोन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं और ना सर्जरी के कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये सक्सेसफुल होता है। और जो लोग सोचते हैं कि आधा अधूरा रहूँगा, वो तो कभी उनका मतलब क्लियर नहीं हो सकती उनकी ये लाइन, क्योंकि देखो ये एक ऐसी लाइफ आप जीने के लिए जा रहे हो। ट्रांस मैन है, मैन भी है, मैं ये नहीं कहता कि आप बंदे नहीं बनोगे, आप मैन नहीं बनोगे, आप सब कुछ होगा। लेकिन जो जिन लोगों की मेंटेलिटी ऐसी बन चुकी है कि ये मैं मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि बीच में रह जाओगे, आधे अधूरे रह जाओगे, बॉटम सर्जरी की वजह से सक्सेसफुल नहीं है, या ये है जो बहुत ज़्यादा चीर फाड़ होती है। देखो चीर फाड़ तो होगी यार, जब आप अपनी लाइफ को चेंज करवाने जा रहे हो। कोई नॉर्मल बंदी है और बंदी से आप बनने जा रहे हो बंदा, तो चीर फाड़ तो होगी ना। जिन लोगों के माइंड में ये सब क्वेश्चन है तो प्लीज़ डाउट क्लियर कर लें, क्योंकि देखो डरना है तो डर को निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर डरते रहोगे तो सर्जरी नहीं होगी। और एक बार आप जाते हो सर्जरी रूम में और लेट जाते हो, और उसके बाद बस लेट गए और एनेस्थीसिया एक बार लगा आपको, बेहोशी का इंजेक्शन, फिर आपको पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ पर हो। और उसके बाद आँख तभी खुलती है आपकी जब आपकी सर्जरी हो चुकी होती है, और इसमें कोई पेन वगैरह कुछ इतना भी नहीं होता है। पेन इसलिए नहीं पता चलता है क्योंकि आपको मेडिसिन्स दी जा रही होती हैं। 8 से 10 दिन आपकी मेडिसिन चलती है पेन किलर्स और रिकवरी के लिए, बेस्ट रिकवरी के लिए। तो उसमें आपको पता भी नहीं चलेगा पेन इतना ज़्यादा। ओके, हाँ, बट ये है कि उठने बैठने में थोड़ा बहुत तो महसूस होता ही है देखो। और वो कौन कितना ज़्यादा इस चीज़ को झेल सकता है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि ठीक है मैंने झेला इसको, दर्द था, पर ठीक है मुझे खुशी है अभी। तो आई होप सो आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए हों, और आगे भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा प्लीज़। हाँ, एक चीज़ और, बार बार मैं एक ही चीज़ को रिपीट करता हूँ, बार बार बोलता हूँ एक चीज़ और, एक चीज़ और, क्योंकि बहुत सारी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हो जाती हैं। मुझसे जो कांटेक्ट करते हैं, तो प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे फ्रेंड सर्कल वालों को परेशान ना करें, क्योंकि कई लोगों को मैं देखता हूँ वो मुझे मैसेज ना करके मेरे पेज के थ्रू दूसरे दूसरे नंबर निकाल के मेरे फ्रेंड्स तक को फ़ोन कर देते हैं, मेरे जिम में भी फ़ोन कर देते हैं, या फ्रेंड्स के इंस्टीट्यूट जो जहाँ पर भी मैं काम करता हूँ, या वहाँ पर फ़ोन कर करके बोलते हैं प्लीज़ राज सर का नंबर दे दो, राजवीर का नंबर दे दो। अरे दोस्तों प्लीज़ रिक्वेस्ट है यार, मेरी वजह से किसी और को क्यों परेशान कर रहे हो, मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैसेज करो, मैं ज़रूर सबको रिप्लाई दूंगा। बेशक से 2 से 3 दिन लगते हैं, मैं सबकी हेल्प करना चाहता हूँ। और पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ कि आप सब लोगों के डाउट क्लियर रह सके। प्लीज़ फेसबुक मैसेंजर पे वही बात आप मैसेज करें जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो में नहीं बताया हुआ है। और हाँ, मैं वहाँ पर इसलिए मैसेज करने के लिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको वहाँ पर डॉक्टर्स की पूरी डिटेल्स आपको सेंड कर सकूँ आपके प्लेस के अकॉर्डिंग। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ताकि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि 1-2 में या 50-100 में मैं बिज़ी रहूँगा तो हज़ारों लोगों तक कैसे वो मदद पहुँचेगी। तो आई नो सबकी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी होती है, तो सब हेल्प मांगना चाहते हैं, सबको हेल्प चाहिए, मैं भी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ताकि मैं भी तभी ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे दोस्तों को परेशान ना करे, जो मेरे नोइंग में है वहाँ तक मेरी बात पहुँच जाती है। सब मेरे से बोलते हैं यार कौन कौन तेरा नंबर मांगता रहता है, कौन तुझे
बोल रहा था कि यार राजवीर का नंबर दे दो या राज सर का नंबर दे दो। तो डियर, ऐसे तो किसी को भी बुरा लगेगा, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड द सिचुएशन। और फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं वहीं आप सब लोगों को रिप्लाई करूँगा। और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि जितने भी अपडेट्स हैं मैं डालता हूँ फेसबुक पर, ओ सॉरी यूट्यूब पर, वो सब वीडियोस के थ्रू आपको मिलें। सब्सक्राइब करोगे तभी आपको। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं होता है तो यूट्यूब पे अपना एक पेज बना लें, जिसमें ऑप्शन आता है पेज का। वो पेज बना लेंगे तो उसमें अपने नाम से आप कुछ भी बना लो पेज में। सिर्फ आपको जीमेल आईडी और वो सब डालना पड़ेगा, जिसके थ्रू आपकी यूट्यूब पे एक पेज क्रिएट हो जाएगा। आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं नॉर्मली, या कोई भी फ़ोटो लगाओ। एक जीमेल आईडी के थ्रू आपका नॉर्मली यूट्यूब पे आपका पेज बन जाएगा। उससे उसके थ्रू फिर आप इजीली सब्सक्राइब कर पाओगे, कि बिना पेज के आप सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते हो। तो आप सेटिंग्स में जाके यूट्यूब पे अपना पेज बना सकते हो जीमेल आईडी के थ्रू। तो प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो, ताकि आप सब लोगों को अपडेट्स मिलता रहे, ताकि वो क्वेश्चन दोबारा इसलिए रिपीट ना हो। मैं इसलिए प्लीज़ प्लीज़ बोल रहा हूँ, ताकि वो क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं जो मैं वीडियोज़ में बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो ओके, आई होप सो सबके लिए हेल्पफुल रही हो मेरी वीडियो, मेरी इन्फॉर्मेशन। और एसटीपी के लिए भी मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा पूरे डिटेल्स के साथ। तो और भी लोगों के क्वेश्चंस मैं देखूंगा, अगर होंगे तो नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी पोस्ट करूंगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर दोस्तों, गुड नाइट।